गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं हिंदी प्रथम का पाठ 8 परीक्षा। तो परीक्षा नाम से ही अपने को पता चलता है एग्जाम। परीक्षा मतलब एग्जाम, किसी की योग्यता को समझने के लिए या उसकी योग्यता को देख कर उसको उसकी परीक्षा लेने के लिए, यानी उसकी योग्यता को परखने के लिए जो ली जाती है उसको क्या बोलते हैं? परीक्षा। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि किस तरीके की परीक्षा है जिसमें एक इंसान वो दूसरे इंसान के किस तरीके से काम आता है, किस तरीके से एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति की सहायता करता है। तो इस परीक्षा में इन बातों को अहम दिखाया गया है। तो ये देखिए हम इस चैप्टर में क्या जानेंगे और क्या सीखेंगे। एक तो हम क्या चीज जानेंगे कि आम आदमी के प्रति संवेदना रखना एवं उनकी सहायता करना। सेकंड, आडंबर या झूठा दिखावा न करना और अपनी असलियत को ना छिपाना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हम क्या समझेंगे इस चैप्टर में? सावधानी और समझदारी के गुणों की परख करना। परख यानी परीक्षा लेना। ठीक है। तो ये अपना चैप्टर है परीक्षा। ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, चैप्टर है, जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हो गए तो परमात्मा की याद आई। एक रियासत थी देवगढ़, जिसके दीवान, दीवान का अर्थ क्या है? मंत्री। जिसके मंत्री कौन थे? सरदार सुजान सिंह। वो क्या हो गए थे? बूढ़े हो गए थे। तो उनको किन की याद आई? परमात्मा यानी ईश्वर की याद आई कि अब ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। बूढ़े होने के बाद में यही होता है कि ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए। तो उन्होंने जाकर भगवान महाराज से यानी उस जो रियासत थी देवगढ़, उसके जो महाराज थे उनसे विनय की यानी प्रार्थना की। विनय यानी प्रार्थना करना कि दीन बंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 वर्षों तक की। यानी मैं आपका दीन बंधु हूँ। दीन बंधु, दीन का मतलब दुखियों का, बंधु यानी मित्र या मतलब सहायता करने वाला, तो या भाई। तो दीन बंधु, मैं दीन बंधु हूँ, मैं गरीबों की सहायता करने वाला या गरीबों का भाई हूँ। दास ने श्रीमान की सेवा, मैं आपका दास हूँ और मैंने आपकी सेवा 40 वर्षों तक कर ली है। अब मेरी अवस्था भी ढल गई। अवस्था का मतलब होता है उम्र या फिर आयु। वो अब कहते हैं कि अब मेरी आयु है वो ढल गई, अर्थात मैं बूढ़ा होने जा रहा हूँ। राजकाज संभालने की शक्ति अब मुझ में नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे। अब वो कहना चाहते हैं कि राजकाज संभालने की अब मुझ में हिम्मत नहीं रही, कहीं भूल चूक हो जाएगी तो मुझे बुढ़ापे में है वो अपयश मिलेगा। सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाए। यानी सारी जिंदगी में मैंने जो अच्छा नाम कमाया है वो सब क्या मिट्टी में मिल जाएगा। राजा साहब अपने अनुभवशील, अनुभवशील यानी जिसको हर चीज का अनुभव हो, तजुर्बा हो, तो नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। अब ये बात तो है ही, जो इंसान अनुभवशील होगा, पुराना होगा, सब नीतियों में कुशल होगा, तो उसका तो सभी सम्मान ही करेंगे। तो राजा भी है वो दीवान साहब का क्या करते थे? सम्मान करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब न माने तो हारकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। लेकिन राजा साहब ने उनको बहुत समझाया, लेकिन जब वो नहीं माने तो उन्होंने दीवान साहब की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। परंतु उन्होंने साथ में एक शर्त भी रख दी। अब वो शर्त क्या थी? कि रियासत का नया दीवान आप स्वयं ही चुनेंगे। कि रियासत का जो नया दीवान है उसको चुनने की जिम्मेदारी मैं आपको ही देता हूँ। तो ये नया दीवान है वो आपको ही ढूंढना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के जो प्रसिद्ध समाचार पत्र थे उनमें एक विज्ञापन निकला। वो विज्ञापन क्या था? कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। सुयोग्य यानी अच्छा, योग्य। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। क्योंकि सरदार सुजान सिंह को ही ये काम सौंपा था, किसने? महाराज ने। इसलिए जो भी इस पद के लिए अपने आप को योग्य समझे वो सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। यह जरूरी ही नहीं कि वे ग्रेजुएट हो। ग्रेजुएट यानी पढ़ा लिखा।
ये कोई जरूरी नहीं है कि वह पढ़ा लिखा हो, मगर हष्ट पुष्ट होना चाहिए, यानी स्वस्थ और तंदुरुस्त होना चाहिए। 1 महीने तक उम्मीदवारों की रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। अब वो कहते हैं कि 1 महीने तक जो उम्मीदवार है, उम्मीदवार का मतलब क्या होता है, जो इस पद के लिए अपने आप को योग्य मानते हैं, ऐसे लोगों की रहन सहन की और आचार विचार की देखभाल की जाएगी। वो किस तरीके से रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या उनके व्यवहार है, क्या उनके आदर्श हैं, उनकी भी देखभाल की जाएगी, उनको नजर में रखा जाएगा। आगे देखिए, विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। ये जरूरी नहीं कि व्यक्ति ज्ञानी ही हो, लेकिन कर्तव्य परायण होना चाहिए। जो महाशय इस परीक्षा में खरे उतरेंगे, यानी जो महाशय इस परीक्षा में पास होंगे, वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे, वे इस उच्च पद पर बैठ सकेंगे। नेक्स्ट देखिए, इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी। सारे मुल्क यानी सारे देश में। तो ऐसा जब विज्ञापन निकला तो सारे देश में हलचल मच गई। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं है। उन्होंने देखा कि इससे तो ऊंचा पद कोई भी नहीं हो सकता, और परीक्षा में किसी तरीके की कोई बंदिश भी नहीं है, सभी व्यक्ति अपना नसीब आजमा सकते थे। तो केवल नसीब का खेल है, केवल भाग्य का ही खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। अब सभी व्यक्ति हैं वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए निकल पड़े। तो देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक रेला सा उतरता, यानी जब भी कोई रेलगाड़ी आती तो उससे कोई ना कोई उम्मीदवार, किस पद के लिए उम्मीदवार थे ये, दीवान पद के लिए उम्मीदवार थे। तो दीवान पद के लिए उम्मीदवारों का एक मेला सा है वो रेलगाड़ी से नीचे उतरता। कोई पंजाब से चला आता तो कोई मद्रास से, यानी देश के कोनों कोनों से दीवान पद के लिए लोग हैं वो वहां पर इकट्ठे हुए थे। देखिए, कोई नई फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। पंडित और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का, अभी यहाँ पर देखिए ये क्या बताना चाह रहे हैं अपने को, परीक्षा करने का अवसर मिला। यहाँ पर यह बताया गया कि कोई नए फैशन का, यानी नए जमाने के लोग थे, कुछ पुरानी और सीधे सिंपल, यानी सादगी वाले सीधे और सिंपल लोग थे। तो पंडितों और मौलवियों ने भी अपना अपना भाग्य आजमाने की सोची। रंगीन चोगे और नाना प्रकार के अंगरखे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सजदस दिखाने लगे। रंगीन चोगे, चोगे क्या होता है, बड़ा कपड़ा होता है जो ये होते हैं ना, पादरी वगैरह पहनते हैं, लंबा सा कुर्ता। तो रंगीन कलर के चोगे और नाना प्रकार के अंगरखे, अंगरखे एक डोरी से रस्सी से बांधने वाला एक कुर्ता सा होता है, जिसमें साइड से ये डोरी से बांधा जाता है, जो कि डांडिया डांडिया के प्रोग्राम में पहनते हैं ना आदमी लोग। तो वो अंगरखे और कंटोप, कंटोप का मतलब होता है जो सर्दियों में आप सर के ऊपर ओढ़ते हैं ना, टोपी तरीके की, उसको बोलते हैं कंटोप। कन यानी कानो, टोप यानी टोपी, कानों तक आई हुई टोपी। तो देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे। लेकिन सबसे विशेष संख्या किनकी थी, ग्रेजुएटों की थी, यानी पढ़े लिखे लोगों की थी। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के, महानुभाव यानी सज्जन पुरुष या महान पुरुष, तो इन महानुभावों के आदर और सत्कार का बड़ा ही अच्छा प्रबंध कर दिया था। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए महीने के दिन गिना करते थे। तो लोग हैं वो अपने अपने कमरों में बैठे रहते थे कि किस दिन हमारी नंबर आएगा, किस प्रकार से हमारी परीक्षा होगी। तो इस प्रकार से लोग दिन गिना करते थे। हर एक व्यक्ति अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी, अब देखिए शब्द पिटारा देखते हैं हम। दीवान का अर्थ होता है मंत्री, अवस्था का अर्थ होता है उम्र या फिर आयु, नेक नामी यानी अच्छा नाम या प्रसिद्धि, अनुभवशील जिसे अनुभव या तजुर्बा हो, हष्ट पुष्ट यानी कि स्वस्थ या तंदुरुस्त, मुल्क यानी कि देश, नसीब, भाग्य, महानुभाव यानी सज्जन या फिर महापुरुष। आगे देखिए,
लेकिन मनुष्यों को वह बूढ़ा जोहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा है। अब ये क्या बात बताई है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें बताई है कि यहाँ पर एक बूढ़ा जो जोहरी है वो किसको बताया गया है, सरदार सुजान सिंह को बताया गया है, क्योंकि वह बूढ़े हो चुके थे। और जोहरी उनको क्यों कहा गया है, जैसे हीरे की तलाश कौन कर सकता है, जोहरी ही कर सकता है। हीरे की पहचान कौन कर सकता है, जोहरी। ठीक उसी प्रकार अगर सही दीवान की कोई पहचान कर सकता था तो वो कौन कर सकता था, सरदार सुजान सिंह। इसलिए उन्हें बूढ़ा जोहरी कहा गया। इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा है, जैसे बगुलों का भी रंग सफेद होता है और हंस का भी रंग सफेद होता है, लेकिन हंस की क्या पहचान होती है कि वह दूध और पानी अगर मिक्स करके उसको दे दिया जाए तो वह दूध को अलग कर देता है और पानी को अलग कर देता है। तो ऐसा प्रतिभाशाली हंस है, यानी प्रतिभाशाली दीवान है वो। इन इतने सारे बगुलों यानी इतने सारे लोगों में से वो प्रतिभाशाली दीवान को खोजना चाह रहे थे। वो सोच रहे थे कि ऐसा दीवान कहाँ छिपा है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी में मजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। एक दिन क्या है कि जो नए फैशन के यानी आजकल के जमाने के जो सज्जन पुरुष थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना हॉकी का खेल खेल लिया जाए। यह प्रस्ताव हॉकी में मजे हुए यानी हॉकी में एक अच्छे से जाने माने खिलाड़ियों द्वारा पेश किया गया था। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा कर रखें। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए तय हो गया, फील्ड बन गया। तब इन्हें क्यों छिपा कर रखा जाए। तब सरदार सुजान सिंह ने सोचा कि अगर लोगों में यही प्रतिभा है तो इसे भी हमें छुपा कर नहीं रखना चाहिए। चलो इससे कुछ व्यक्तियों के हाथों की सफाई यानी हाथों की कारीगरी ही देखने को मिलेगी। चलिए तय हो गया, फील्ड बन गया। फील्ड यानी क्या हो गया, मैदान बन गया। खेल शुरू हो गया। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। निराली यानी अनोखी, इससे पहले ऐसा खेल कभी नहीं हुआ था। पढ़े लिखे भले मानस यानी पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति तो शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। खेल बड़े उत्साह से चल रहा था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से दौड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती हुई चली आ रही है। लेकिन दूसरे ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह के से रोक लेते थे कि मानो कोई लोहे की दीवार हो। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए। खून की गर्मी आंखों और चेहरे से झलक रही थी। यानी लोग थे वो काफी थक चुके थे, हाँफते हाँफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर अंधेरा जब हो गया तो इस मैदान से दूर हटकर एक नाला था। उस पर कोई भी पुल न था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले पर आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उनकी चढ़ाई उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकी। अब जब सारे खिलाड़ी हैं वो अपना खेल खत्म करके नाले की तरफ चल रहे थे तो वहां पर नाले में कीचड़ था और इसकी चढ़ाई बहुत ज्यादा ऊंची थी। तब उन्होंने वहां क्या देखा कि एक गाड़ीवान वो है अपनी गाड़ी को लेकर ऊपर आ रहा है और गाड़ी है वो किससे भरी हुई है, अनाज से भरी हुई है। वह कभी बैलों को हाँकता है, कभी पहियों को हाथ से धकेलता है, लेकिन बोझ इतना अधिक था कि बैल कमजोर। गाड़ी ऊपर को न चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम ही न लेती। यानी गाड़ी आगे खिसकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई नजर न आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था। बड़ी विपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए हुए घूमते घूमते उधर से निकले। किसान ने उनकी ओर सहमी हुई आंखों से देखा। सहमी यानी डरी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का उसका साहस न हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, यानी देखते हुए भी उन्हें अनदेखा कर दिया, जिनमें सहानुभूति न थी।
यानी ऐसे खिलाड़ी थे कि उन्होंने देखकर भी उसको अनदेखा कर दिया। उनमें हमदर्दी नहीं थी बिल्कुल भी, उनमें स्वार्थ था, मद यानी अहंकार था, मगर उदारता और भाईचारे का नाम कहीं भी नहीं था। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैर में चोट लग गई थी, लंगड़ाता। आगे देखिए शब्द पिटारा देखते हैं। निराली, अनोखी, भले मानस, अच्छा व्यक्ति, पथिक, यात्री, विपत्ति, मुसीबत, सहानुभूति, हमदर्दी या फिर संवेदना। नेक्स्ट देखिए आगे। जब वह खिलाड़ी लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था तो अचानक उसकी निगाहें किस पर पड़ी? गाड़ी पर पड़ी। ठिठक गया यानी रुक गया देखते ही अचानक। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। उसे किसान की सूरत देखी कि किस प्रकार किसान है, वो परेशान है, तो वह सारी बातें समझ गया। डंडा एक किनारे रख दिया, अपना कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। गठे हुए बदन का यानी हष्ट पुष्ट। झुककर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूँ? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहिए को धकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखिए। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहियों को जोर लगाकर उकसाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। किसने नहीं हारी हिम्मत? उस व्यक्ति ने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा, बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार फिर जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला, महाराज आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात यहीं बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर से स्वर में क्या कहा? नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। देखिए, संदेह का मतलब होता है शक। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। अब युवक है वो उस किसान के, जब किसान ने ऐसा बोला ना कि नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी, तब युवक ने किसान की तरफ बड़े ही गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ कि कहीं ये सुजान सिंह तो नहीं, आवाज भी मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही लगता है। अब उसके मन में क्या हो गया? शक हो गया युवक के कि कहीं यह सुजान सिंह तो नहीं, क्योंकि उसकी आवाज भी मिलती जुलती लग रही थी और चेहरा भी मिलता जुलता लग रहा था। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से यानी तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल के संदेह को भाप गया। अब वो किसान है, उसकी तरफ तीखी दृष्टि से देखता है। किसकी तरफ? युवक की तरफ। और उसको लगता है कि शायद इसने मेरे मुझे मतलब उसने सरदार दीवान सिंह था ना जो किसान बना हुआ था, तो उसने उसको समझ में आ गया, वो उसके संदेह को भाप गया, उसके संदेह को समझ गया कि इसके मन में जरूर ना कोई बात चल रही है। तो मुस्कुराकर बोला, फिर वो उससे मुस्कुराकर बोलता है, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। अब वो उसको कहता है कि जब तक हम समुद्र में एकदम गहराई में नहीं उतरते तब तक हमें मोती नहीं मिलता। कहते हैं ना समुद्र में मोती होता है ना, तो मोती हमें तभी मिलेगा जब हम गहरे पानी में उतरेंगे। ठीक उसी प्रकार मुझे भी एक अच्छे व्यक्ति यानी मोती किसको कहा गया है? एक अच्छे व्यक्ति की तलाश है, तो वह भी मुझे तभी मिलेगा जब मैं कुछ न कुछ कठिनाई उठाऊंगा। महीना पूरा हुआ और चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल से ही अपनी अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते जाते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि पड़ेगी। कृपा दृष्टि का मतलब कृपा का मतलब क्या होता है? यानी दया दृष्टि। किस पर दया की दृष्टि पड़ेगी। संध्या के समय राजा साहब का दरबार सजाया गया।
शहर के रईस और धनाढ्य धनवान, धनाढ्य मतलब धनवान, राजकर्मचारी और दरबारी तथा दीवाने के उम्मीदवारों का समूह है। सब रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। अब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, दीवाने के लिए उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ ही उसमें आत्मबल हो। हृदय से उदार हो। आत्मबल वह है जो विपत्ति का वीरता के साथ सामना करते हैं, और इस रियासत के सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया। ऐसे गुण वाले संसार में बहुत कम होते हैं, और जो है कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं है। कीर्ति नहीं, प्रसिद्धि। मैं रियासत को पंडित जानकी नाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकी नाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। कहने का मतलब क्या है कि पंडित जानकी नाथ थे, उनकी आंखों में सत्कार था, यानी क्या था, आदर था। लेकिन जो बाकी व्यक्ति थे उनकी आंखों में क्या था, ईर्ष्या का भाव था। सरदार साहब ने फिर कहा, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकाल कर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। चित्त यानी मन। वह चाहे धोखा खा जाए, परंतु दया और धर्म से कभी न हटेगा। कृपा दृष्टि का अर्थ होता है दया दिखाना। कीर्ति का अर्थ होता है प्रसिद्धि। सत्कार का अर्थ होता है आदर या सम्मान। चित्त का अर्थ होता है मन। अब ये कहानी किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद की कहानी है ये, परीक्षा। तो ये आज का हमारा जो पाठ है वो यहीं पर खत्म होता है। बहुत अच्छी कहानी थी परीक्षा। ये मुंशी प्रेमचंद की बड़ी ही प्रसिद्ध कहानी है। ये हमने पढ़ी। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ में आई होगी। धन्यवाद।